नमस्कार दोस्त। एक साधारण घटना, एक साधारण सी आवाज जिस तरीके से हिंदुस्तान की नई घटना परिघटना को अंजाम दिया जा रहा है। दिल्ली से कुछ किलोमीटर दूर संसद भवन के साये में एक आदमी जो पूरी तरीके से अपने पिछले 17 दिनों में पानी और नमक के लिए सिवा कुछ नहीं ले रहा है। पानी और नमक की पूरी कहानी यहाँ पे चल रही है। सोनम वांगचुक जिस तरीके से इस घटना मुख्य रूप से जवाबदेह हुए, जिस तरीके से पूरी कहानी को दिल्ली के सामने, दिल्ली से आसपास और दिल्ली के अलावा देश में, चूंकि राजधानी घटना है तो पूरे देश में फैली है, तो इसलिए जो है यह कोई फिल्मी सीन नहीं, एक सामान्य घटना थी जो हकीकत बनी। और सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ये घटना हकीकत बनी या नहीं बनी, सवाल ये है कि ये आदमी सोनम वांगचुक, एक सवाल सिर्फ ये नहीं है कि वो आदमी कौन है, सवाल ये है कि क्या भारत की सत्ता एक बुजुर्ग व्यक्ति के लिए, एक बुजुर्ग समाज सेवी की जान के लिए, एक उसकी जान की कीमत अपनी चुप्पी नहीं तोड़ेगी। मुख्य मुद्दा यह है राजनीति, और राजनीति का स्तर जिस प्रकार से यह पूरा मुद्दा रहा है सोनम वांगचुक के साथ, वही वांगचुक जिनकी कहानी पर बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक फिल्म भी बनी है, वही वांगचुक जिन्होंने अकेले दम पर लद्दाख के मुद्दे को पूरी दुनिया के सामने प्रकट किए हैं, अकेले तरीके से दुनिया की लड़ाई को लड़ा, दिल्ली से लेकर दुनिया तक लद्दाख के मुद्दे को पहुंचाया। लेकिन इस बार मामला लद्दाख का नहीं, इस बार मामला है लाखों छात्रों के भविष्य का। उनके भविष्य की जिस प्रकार से दुहाई दी गई पिछले 2 सालों से, जिस तरीके से नीट पेपर लीक, छात्रों का भविष्य, एक परीक्षा, लाखों छात्रों के भविष्य के सपने, और उन मुख्य मुद्दा एक ऐसे युवा आंदोलन का जिसने अपना नाम रखा काकरोच जनता पार्टी, ठीक है, सीजेपी। तो आखिर हुआ क्या, कहानी शुरू कहां से हुई और सरकार क्यों इस तरीके से क्यों नहीं तोड़ रही है अपनी चुप्पी, आज इस बारे में हम जानेंगे परत दर परत किस तरीके से इस कहानी को जो है मुख्य अंजाम दिया गया। मसला यह है कि जो एक आधारहीन बात है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के ये जो पूरा मुद्दा है, उस पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का अपने हिसाब से, अपने फैसले से लोगों को प्रभावित करना, देश को प्रभावित करना, और उसके बाद अपने पद से इस्तीफा न देने के लिए जंतर मंतर पर भूख हड़ताल, गुस्सा और एक आंदोलन के लिए सोनम वांगचुक जी काफी दिनों से बैठे हुए हैं। असली शुरुआत इस तरीके से हुई कि किस तरीके की ये घटनाओं को हम समझते हैं, तो हम आपको समझाते हैं कि ये पूरी घटना क्या है, पूरी कहानी की जड़ में किस तरीके से कहानी शुरू होती है। और इसके लिए हमें चलना होगा 2 महीने पीछे। ये कहानी शुरू होती है मई के महीने से। 3 मई 2026 देश भर के लाखों घरों में एक ही तनाव था, नीट पेपर, मेडिकल छात्रों में दाखिले की सबसे बड़ी परीक्षा। तो मेडिकल छात्रों में जो सबसे बड़ी परीक्षा है वो नीट की है। तो ये नीट परीक्षा किस तरीके से लोगों को प्रभावित करती है, नीट परीक्षा का क्या उद्देश्य रहा है, नीट परीक्षा किस तरीके से जो है प्रभावित करती है। सोचिए 2 साल 3 साल की तैयारी, कोचिंग की मोटी फीस, नींद की कुर्बानी, सब कुछ सिर्फ इसी दिन के लिए, एक सामान्य दिन के लिए, या पूरा सिर्फ एक मुख्य मुद्दा रहा। और फिर आया वो झटका जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। खबर आई कि पूरे देश को पेपर लीक हो चुका है, पूरे देश की कहानी को बदला गया, मामला टेलीग्राम पे डाला गया, जैसे टेलीग्राम जैसे ऐप पेपर लीक के लिए जिम्मेदार माने गए। नतीजा क्या हुआ, परीक्षा रद्द, लाखों छात्रों की मेहनत एक झटके सवालों के घेरे में पहुंच गया। अब मुख्य मुद्दा यह है कि अगर चीजों को अपने हिसाब से नहीं लाया जाएगा, चीजों को अपने हिसाब से नहीं दिखाया जाएगा, तो असली त्रासदी अभी बाकी है। इस फैसले के बाद कई छात्रों को कथित तौर पर अपनी जान गंवानी पड़ी। उसके अलावा जो आधार रहा है पूरा जो है इस पूरे इंडियन फैसले पे, जो भारतीय फैसला है, इस फैसले के बाद कई छात्रों को कथित तौर पर जो है भविष्य जो प्रभावित हुआ। जिस सिस्टम पर भरोसा करके आप अपनी जिंदगी के सारे कीमती साल दांव पर लगाते हैं, वो वही सिस्टम आपको धोखा दे दे, तो किस तरीके से व्यक्ति के लिए आर्थिक हालात, सामाजिक हालात और राजनीतिक हालात तीनों जो है बदलना पड़ता है। उसके लिए जिम्मेदार एकमात्र व्यक्ति है धर्मेंद्र प्रधान, जो शिक्षा मंत्री भी हैं। और ठीक इसी नाजुक मोड़ पर हुई एक और घटना जिसने पूरे मामले को नए दिशा में दिया, नया मोड़ दिया। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक सुनवाई के दौरान बेरोजगार छात्रों की तुलना कथित तौर पर काकरोच जनता पार्टी से कर दी। अब बेरोजगार युवाओं से कर दी, तिलचट्टों से कर दी। बाद में सफाई दी गई कि वो कॉन्टेक्स्ट से हटाकर पेश किया गया, उसको पूरी तरीके से दूसरे नजरिए से पेश किया गया। लेकिन तब तक सोशल मीडिया पर आग लग चुकी थी और यहीं से जन्म हुआ एक ऐसे आंदोलन का जिसने अपने अपमान को ही अपनी पहचान बना लिया। उसका नाम है काकरोच जनता पार्टी, जो सीजेपी, ठीक है, उसको जो है सीजेपी, काकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी नाम दिया गया। काकरोच जनता पार्टी कौन है और लोग इनकी ताकत कहां से आई है, यह मुख्य मुद्दा है। ये युवाओं की ताकत, युवाओं के द्वारा, युवाओं से बनी हुई एक पार्टी थी काकरोच जनता पार्टी। यहाँ एक दिलचस्प मामला है कि काकरोच वाले नाम के पीछे की कहानी क्या है, काकरोच से ही नाम क्यों रखा गया। देश नाजुक दौर से गुजर रहा है, देश के युवा इस तरीके से इस हद तक परेशान है, उनकी कहानी को कोई सुनने वाला नहीं है। जिनका बन गया है वो तो अपने में मस्त है, लेकिन जिनका नहीं बना है, जिनका बिगड़ा है, उनके बारे में कौन सोचेगा। क्या हम ये नहीं चाहते हैं कि देश का हर युवा, हर भविष्य अपने हाथों में अपने हाथ अपनी तकदीर खुद लिखे।
इसका मुख्य मुद्दा है दिलचस्प काकरोच वाले नाम के पीछे की कहानी को हम समझेंगे। इस पार्टी के फाउंडर है अभिजीत दीपके जी, जो सीजेपी के हैं फाउंडर अभिजीत दीपके। उनकी उम्र सिर्फ 30 साल, पढ़ाई अमेरिका के बोस्टन यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ लड़का। किस तरीके से जो है उन्हें अपने लाखों युवाओं को काकरोच कहकर अपमानित किया गया, तो उन्होंने अपना अपमान उठाकर उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। नतीजा क्या निकला? कुछ ही हफ्तों में कुछ ही पार्टी के इंस्टाग्राम पेज पे इतने फॉलोवर जुड़ गए जितने भारत की दो सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस के मिलाकर भी नहीं थे। मतलब इतने तेजी से उनके फॉलोवर्स बढ़े, इतने तेजी से उनकी कहानी बनी, इतनी तेजी से फॉलोवर जुड़ते गए, सोशल मीडिया राजनीतिक मंच बन गया एकदम। सोचिए जरा, एक मीम, एक मजाक कुछ ही हफ्तों में किस तरीके से एक नई पार्टी, एक नई राष्ट्रीय आंदोलन बदल गया। यही है आज की जनरेशन, जिसको हम जेन जी की ताकत बोलते हैं। इसीलिए अपनी ताकत को पहचानिए, अपने स्वरूप को पहचानिए। अब देखिए मामला अलग हो गया जून में आके। मई के बाद कहानी पहुंचती है जून में। जून की शुरुआत में दीपिका अमेरिका छोड़कर सीधे दिल्ली पहुंचे और जंतर मंतर पर धरना शुरू कर दिया। मांग साफ थी, सीधी सी मांग थी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दीजिए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए पूरी कहानी चल रही थी। लेकिन मसला क्या हुआ, धीरे धीरे आज सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रही, पूरे जयपुर, लखनऊ, बेंगलुरु, इलाहाबाद, जो प्रयागराज है, वहां से होते हुए पटना तक फैली। एक शहर से दूसरे शहर ये लहर फैलती चली गई और मामला 20 जून को जंतर मंतर पर दूसरा बड़ा धरना शुरू हुआ, जो आज तक लगातार जारी है। अगर ये धरना जारी है तो इस तरीके से किस मकसद के साथ इस पूरे धरने को, और सरकार का जवाब क्या आता है? सरकार इस पे बातचीत करती है कि नहीं करती? सरकार मेज पे आने को भी तैयार नहीं है, बल्कि सख्त बयानबाजी। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू इस पूरे आंदोलन के पीछे विदेशी ताकतें, जो इनके लिए बहुत आसान है, हर कोई आंदोलन जो देश में कर रहा है उसको ये कह देते हैं कि विदेशी आंदोलन है, ये विदेशी करने आए हैं, विदेश से फंडिंग होती है। इनका ये सबसे आसान तरीका है और ये बहुत सस्ता तरीका है। ठीक है, ये बहुत सस्ते तरीके से चल रहा है पिछले 12 साल से, लेकिन अब इसको देश समझ गया है। हर चीज को ये एंटी नेशनल बता देते हैं, ये भी देश समझ चुका है। तो इसका नेटवर्क किस तरीके से बताया गया? वही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस पार्टी को एक टीवी इंटरव्यू में चरमपंथी संगठनों की बी टीम करार दिया है। इनके लिए बहुत आसान है, बस ये ऐसे ही करते हैं। किसी चीज का आप आंदोलन करेंगे तो आपको आसानी से बता दीजिएगा कि ये विदेशी है, एंटी नेशनल है, ये है, वो है। इनसे सर्टिफिकेट आपको जरूरत नहीं है। अपने हक के लिए, अपने हुकूम के लिए आपको लड़ना ही पड़ेगा, जमीन पे आना पड़ेगा। विदेशी साजिश का आरोप किस तरीके से लगाया जाता है? क्या ये सवाल टालने की एक रणनीति थी, या रणनीति को पूरी तरीके से फैसला आपको करना है? कितना आसान होता है किसी भी व्यक्ति को आसानी से झूठे मुकदमों में फंसा देना। और फिर एंट्री आती है सोनम वांगचुक की, जिस तरीके से वो इस पूरे आंदोलन की रीढ़ बनते हैं। और लेकिन असली मोड़ अभी आना बाकी है। असली मोड़ की मुख्य कहानी है कि किस तरीके से जो है सोनम वांगचुक, जो कोई नया खेल, नया चेहरा, नई दोस्ती, नई परख के साथ इस पे आपको दिखाई देंगे कि किस तरीके से उनकी तबीयत का बिगड़ना, कोई नया खेल, जिस तरीके से लद्दाख की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर, वहां के नाजुक पर्यावरण को बचाने के लिए वो पहले भी कई बार लंबी लड़ाई इसके लिए लड़ते रहे हैं। लेकिन भूख हड़तालें कर चुके सोनम वांगचुक, और उनकी पहचान इतनी गहरी है कि 3 इडियट जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म का एक किरदार भी उन्हीं की जिंदगी से प्रेरित माना जाता है। 3 इडियट वाला जो था ना, वो इन्हीं के जीवन से वो प्रेरित माना जाता है कि हम जो है, जो एजुकेशन वाला था कि हमको जो है रटना नहीं चाहिए, हमको जो है समझना चाहिए, हमको जो है प्रयोग करना चाहिए, वो इन्हीं के जीवन से आधारित था। जो 3 इडियट पिक्चर आपने देखी है आमिर खान की, उसी में से। ठीक है, एक प्रदर्शन का जो जुड़ना था, ये पूरे इस आंदोलन को एक नई साख, एक नई गंभीरता देने वाला पल और नई गंभीरता देने वाले व्यक्ति थे सोनम वांगचुक। ठीक है, अब ध्यान दीजिए टाइमलाइन पे। टाइमलाइन किस तरीके से बदलती है? 14 जुलाई तक, यानी सिर्फ 17 दिनों के भीतर उनकी हालत बेहद गंभीर हो चुकी। अब रिपोर्ट्स में ये निकल के आ रही कि उनकी मांसपेशियां कमजोर पड़ने लगी, तेज दर्द में है। और फिर भी जब उनसे अनशन खत्म करने की गुजारिश की गई तो उनका रुख नहीं बदला। उनका कहना था कि सवाल वही है, फैसला वही है, तो किस तरीके से हम अपने अनशन को तोड़ दें। गुजारिश तो कई लोगों ने की, उनका रुख आज भी अभी प्रेजेंट टाइम पे भी नहीं बदला हुआ है। उनका कहना था कि सवाल उनसे नहीं बल्कि सरकार से पूछा जाना चाहिए कि आखिर बातचीत की मेज पर आने में इतनी देरी क्यों हो रही है। देरी इसलिए हो रही है क्योंकि किसी भी व्यक्ति को आप जब सत्ता दे देते हैं, उसके बाद जो सत्ताधीश होते हैं वो आपको अपने नजरिए के हिसाब से देखते हैं। आपको कीड़े मकोड़े, कुत्ता और कुछ नहीं, आपके पास कुछ नहीं है, हर हर महादेव करके, जय श्री राम करके आसानी से वो सत्ता ले जाते हैं और आराम से मजा काटते हैं। तो मुख्य मुद्दा यही है कि आप अपने हक को पहचानिए। अपने लिए अगर आप नहीं लड़ पाएंगे तो मुझे लगता है कि ज्यादा दिन आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। और ये सिर्फ वांगचुक की कहानी नहीं, इस धरने में शामिल एक और युवा प्रदर्शनकारी बेहोश होकर अस्पताल पहुंचा। यानी ये अब सिर्फ एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं रह गई, अब ये देश की लड़ाई है, स्वास्थ्य संकट में बदलती की लड़ाई है, जो पूरी तरीके से स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है, युवा को प्रभावित कर रही है, समाज को प्रभावित कर रही है और राजनीति को भी प्रभावित करेगी। नतीजा ये हुआ कि विपक्ष के बड़े बड़े नेता जैसे अखिलेश जी खुलकर सामने आए और वांगचुक से अनशन खत्म करने की अपील करने लगे। उसके बाद ये कहते हैं उनकी जिंदगी सिर्फ लद्दाख के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए है, पूरे वैज्ञानिक समाज के लिए है, पूरे पर्यावरण के लिए है, पूरी मानवता के लिए अनमोल है। यहाँ तक कि बॉलीवुड से भी जीनत अमान, अभय देओल
ओमी वैद्य और अमीषा पटेल जैसे कई कलाकार जो है वहां पे पहुंचे और अपने बड़े नामों के समर्थन में उतर आए। लेकिन एक तरफ इतना बड़ा जन समर्थन और दूसरी तरफ सरकार की तरफ से अब तक कोई ठोस जवाब नहीं मिलना। यह पूरी कहानी, सरकार की चुप्पी, सरकार का विध्वंस, ये पूरी कहानी अभी तक जो सामने आई है किस तरीके से बदल रही है और किस तरीके से बदली जाएगी यह समय वक्त बताएगा। लेकिन मुख्य मुद्दा यह है कि किस तरीके से अनशन में पहुंचे लोगों ने अपने सवाल, अपने जवाब सरकार के पक्ष में, सरकार के खिलाफ किस तरीके से उन्होंने रखा। अब सवाल यहाँ उठता है कि सरकार आखिर क्या वजह है कि चुप्पी साधे हुए। अब आता है वो सवाल जो शायद आपके जहन में भी कौंध रहा होगा। एक तरफ एक ऐसा शख्स जो जोखिम में डालकर संसद की परछाई में बैठा है, दूसरी तरफ शिक्षा मंत्रालय और सरकार का अधिकारिक ग्रुप अब तक सिर्फ चुप्पी, टालमोल और बयानबाजी के अलावा और कुछ नहीं। ये वो लोग हैं जो संसद भवन जो धरना प्रदर्शन पहुंचे हुए हैं। यह है दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री, ये दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, ठीक है, ये वहां पे पहुंची हुई हैं दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री। इस तरीके से जो है आप समझिए कि किस तरीके से आधिकारिक रूप तक सिर्फ टाल मटोल के अलावा और कोई हिस्सा यहाँ पे नहीं निकल गया है। सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ एक मंत्री के इस्तीफे की मांग है या इसके पीछे बहुत बड़ा, बहुत गहरा सवाल छिपा हुआ है। बिल्कुल सच बात है, पूरी परीक्षा व्यवस्था पर भरोसे का सवाल है। किस तरीके से नीट जैसे बड़ी संस्थाओं के पेपर आसानी से जो है लीक करा दिए जाते हैं और उसका कोई असर, कोई मार्केट में किसी प्रकार का मुद्दा, किसी भी प्रकार के प्रभावित होने का जो ये संकट है वो किस तरीके से सामने निकल के आता है या किस तरीके से ये लोग उसको प्रभावित करते हैं। सवाल तो छिपा ही रहेगा, लेकिन जवाब क्या है? एक शब्द बेरोजगारी। किस तरीके से बेरोजगारी से युवा प्रभावित हो रहा है, युवा के लिए किस तरीके से घटना निकल के आ रही है। करोड़ों युवा हर साल मुट्ठी भर सरकारी सीटों के लिए आपस में जूझते हैं और सरकारी सीटों को जूझने के अलावा मुख्य मुद्दा यह है कि सरकारें, और जब उसी सीमित मौके पर भ्रष्टाचार की परछाई पड़ जाए तो किस तरीके से गुस्सा फूटना लाजमी। यही आज की तारीख में भारत की सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन बन चुकी है कि क्या किस तरीके से आप अपने भविष्य को बेच रहे हैं, अपने स्वास्थ्य को बेच रहे हैं, अपने फ्यूचर को बेच रहे हैं और उसका सिर्फ एक तस्वीर, राजनीति के लिए सिर्फ एक तस्वीर निकल के आती है कि पेपर आउट हो गया। अब जूम आउट करिए या आउट इन करिए, देखना तो यही है कि पूरे मामले का असली बड़ा असर क्या होने वाला है। पहली बात, कांग्रेस जनता पार्टी का उभार साबित करता है कि देश का युवा अब जाग चुका है, देश का युवा अब जानने लगा है, देश का युवा अब समझदार हो चुका है। उसको अब कांग्रेस जनता पार्टी की ओर रुख करने की आजादी मिल चुकी है। जेन जी पीढ़ी परंपरागत राजनीतिक दलों के फ्रेमवर्क से बाहर निकलकर किस तरीके से अपने अस्तित्व के लिए यह व्यक्ति और इसके पीछे जुटी भीड़, ये दोनों आपको यह बताती है कि राजनीतिक दलों के फ्रेमवर्क से बाहर निकलकर सिर्फ सोशल मीडिया की लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। अब हम जमीन पे आएंगे, ताकत के सहारे अपनी बात रखेंगे और कोई चुनावी पार्टी नहीं बननी चाहिए, कम से कम अभी तक नहीं, लेकिन सड़कों पर इसका असर साफ नजर आना ही चाहिए, तभी आपके आंदोलन को सफल बनाया जा सकता है। दूसरी बात, शायद इससे भी अहम, वांगचुक जैसे एक सम्मानित पूरी तरीके से गैर राजनीतिक चेहरे का इस आंदोलन से जुड़ना यह सिर्फ एक और सिर्फ समर्थक नहीं है, बल्कि यह एक देश के लिए नया दिशा है, नई तकदीर है, नए समर्थन है। ये इस पूरे आंदोलन को एक नई वैधता, एक नई नैतिक ताकत देता है। अब ये सिर्फ नाराज युवाओं का शोर नहीं रहा, ये एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जिसे नजरअंदाज करना अब सरकार के लिए घाटे की चीर साबित हो रहा है। बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर यहाँ पहुंच रहे हैं, एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जिसे अब दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है सरकार के लिए कि इस आंदोलन से कैसे निपटा जाए। आगे क्या होगा, यहाँ सिर्फ दो ही रास्ते नजर आते हैं, या तो सरकार आखिर बातचीत की मेज पर आती है या फिर आंदोलन उस स्तर तक पहुंच सकता है जैसा हमने 2020-21 के दौरान, किसान आंदोलन के दौरान देखा था। किसान आंदोलन में सिर्फ यही हुआ, सरकार बात नहीं मान रही थी, सरकार झुकने को तैयार नहीं थी। बाद में सिर्फ यही अस्तित्व निकला कि सरकार को माफी मांगनी पड़ी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके लिए किसानों से माफी मांगे। तो अंत में अगर आपको झुकना पड़े, उससे अच्छा है आप समय रहते समय को सावधानी पूर्वक समझ जाएं। समय बताएगा कि सत्ता इस बार कौन सा रास्ता चुनती है। देखिए, मुख्य मुद्दा यह है कि युवा नाराज है। युवाओं की नाराजगी का मुख्य मुद्दा यही बनता है कि युवा किस तरीके से अगर जरूरत से ज्यादा नाराज हो जाता है तो उसका इतिहास में सिर्फ एक लकीर रही है कि सत्ता परिवर्तन। सत्ता का रास्ता सिर्फ जेनजी से होकर गुजर के जाता है युवाओं से। आपकी राय, आपकी किस तरह, आप क्या सोचते हैं? कुल मिलाकर तस्वीर साफ है या धुंधली है? एक तरफ बुजुर्ग समाज सेवी की जान दांव पर है, दूसरी तरफ एक ऐसी सत्ता जो अब तक बातचीत के लिए या बातचीत के द्वारा अभी तक सत्ताधीश हुए बने पड़े हैं, वो अभी तक अपने निष्कर्षों पे नहीं पहुंचे हैं। क्या ऐसी सत्ता जो अब तक बातचीत से बचती नजर आ रही है, इन दोनों के बीच खड़े हैं देश के लाखों छात्र जिनका सवाल बस इतना सा है कि हमको क्यों, हम लाखों छात्र जिनका सवाल हमारी मेहनत, हमारा हक आखिर कब मिलेगा, उसके लिए जो है पूरी तरीके से हम समर्थन सरकार से, सरकार के पक्ष से, सरकार के खिलाफ, जैसे भी कहें, यहीं पर इस बात का निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए क्योंकि समय कम है। आखिर युवा कहाँ जाएगा, युवाओं के फ्यूचर का क्या होगा? ये कहानी यही खत्म नहीं होती है, बल्कि ये अब शुरू हुई कहानी अपने स्तर पे इस अंजाम तक पहुंचेगी कि क्या इसमें कुछ ताकतें
आपको दिखाई देंगी कि किस तरीके से पीछे से वो पूरी तरीके से आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। आपकी राय, आपका मुद्दा, सरकार की शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, या किस तरीके से ये पूरा सेक्शन बदले जाएगा, ये आपके शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, ठीक है। अभी तक का ये शिक्षा मंत्री के पद पे काफी दिन से हैं, ठीक है। तो ये समझना मुख्य मुद्दा है, लेकिन हम अपने इतिहास को, अपने भूगोल को इस आधार पर रखेंगे कि आंदोलन कोई भी हो, आंदोलन में सिर्फ इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि आंदोलन को आंदोलन के नजरिए से देखा जाएगा। आंदोलन करने मात्र से परिवर्तन, इतिहास में जब आजादी मिल सकती है तो आपका हक और हुक्म भी मिल ही सकता है। यह मुद्दा रहा इतिहास के नए ग्रामीण परिवेश से लेकर नगरीय परिवेश तक की कहानी का, कि हम अपने अस्तित्व के लिए, अपने विचार के लिए महात्मा गांधी, सरदार पटेल और नेहरू के रास्ते पे ही चलेंगे। उसमें कहीं कोई ऐसा दिक्कत नहीं होगा कि हम अपने आंदोलन को आसानी से बेच देंगे, ठीक है। इसी आधार पे हम संसद के तरफ या कहीं भी जो भी आंदोलन होगा वो देश हित में होगा। लेकिन सोनम वांगचुक का जो मुख्य मुद्दा था पेपर नीट पेपर लीक और जम्मू कश्मीर और लद्दाख, मुख्य लद्दाख को संविधान की 6वीं अनुसूची में, चूंकि 6वीं अनुसूची में जब शामिल हो जाता है कोई भी राज्य तो उसको जो है विशेषाधिकार मिल जाता है, उसको अच्छा पैकेज मिलता है, उस पे शामिल करने के लिए पूरी लड़ाई चल रही है। लेकिन उस लड़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम किस तरीके से जो है अपने देश के लिए, अपने हक के लिए, युवा पीढ़ी, ये है आपके जो है दीपके साहब जो महाराष्ट्र राज्य से आते हैं, सीजेपी पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके, यही है वो व्यक्ति जिन्होंने काकरोच जनता पार्टी का निर्माण किया। काकरोच जनता पार्टी इन्हीं के द्वारा निर्मित है। ये है आपके सोनम वांगचुक जी, मुख्य है जो है, ये है आपके सोनम वांगचुक जी जो इस पूरी लड़ाई में जो है सबसे आगे आपको खड़े मिलेंगे। ये लड़ाई, ये अस्तित्व की लड़ाई है, देश की लड़ाई है, देश के लिए, देश के द्वारा और देश के लिए करने वाले ये युवा पीढ़ी के जुड़े हुए साथी का आपको समर्थन की आवश्यकता है। सत्ता से सिर्फ सवाल पूछ के अपने हक के लिए अगर लड़ेंगे तभी आपको इतिहास में याद रखा जाएगा, वरना लोग आएंगे जाएंगे, सत्ता भी चल जाएगी, लेकिन आपका भविष्य, आपका फ्यूचर, आपका अस्तित्व किस आधार पर निर्धारित होगा ये राजनीति तय करती है। आप कितना भी राजनीति से दूर भागिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा कि राजनीति ही आपका भविष्य तय करती है। इसके अलावा हिंदुस्तान में कोई दूसरा रास्ता नहीं है जो आपके भविष्य को, आपके इतिहास को बदलने की ताकत रखता है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। अंत में एक विनम्र निवेदन आपसे है कि अभिजीत दीपके तो ठीक है वो राजनीतिक पार्टी से हैं, लेकिन इस आदमी के लिए आप जो है समर्थन जरूर करिए। ये आदमी जो है देश का वैज्ञानिक, पर्यावरणविद और मुख्य जो है सचेतक है, देश का असली हीरो है सोनम वांगचुक। इसका समर्थन आपको अत्यंत रूप से, अत्यंत जरूरी, मतलब आप समझिए कि रिक्वेस्ट के तहत कि आपको इनका समर्थन जरूर करना चाहिए। ऐसे लोग जो 17 दिन से भूख हड़ताल पे हैं जरूर देश के लिए ईमानदारी से लड़ेंगे, जरूर देश के लिए कुछ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।